सीरो एक सिंपल सा आदमी था, मॉडर्न जापान में रहने वाला एक सिंपल सा सैलरीमैन। उसकी जिंदगी एकदम बोरिंग रूटीन में चल रही थी। सुबह उठना, बस पकड़ना, ऑफिस जाना, शाम तक काम करना और फिर वापस अपने छोटे से डुएल अपार्टमेंट में लौट आना। रात भर बस फोन पर टिकटॉक के यूजलेस वीडियोस देखना, यही उसका डेली लाइफ था। पर सीरो के दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक छुपी हुई चाहत थी, कुछ बड़ा और अलग करने का। और एक दिन उसकी ये चाहत सच हो गई। एक रात जब वो सो रहा था तब अचानक उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि वो एक वाइट वॉइड में खड़ा है। हर जगह बस सफेद रोशनी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट होती हैं, तब वो देखता है कि उसके सामने एक सफेद बालों वाला लड़का खड़ा है जो अपने आप को गॉड बताता है। लेकिन सीरो कोई 13 साल का बच्चा नहीं था। वो सीधा पूछता है, मैं आखिर हूँ कहाँ? तब वो गॉड बताता है कि सीरो मर चुका है और अब एक ऐसी जगह पर है जहाँ उसकी सोल धीरे धीरे खत्म होने वाली है। पर वो गॉड कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, एक नई दुनिया में जाने का मौका, जिसका नाम है मैटियस, एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड। वहाँ तुम अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हो, किसी भी इंसान के रूप में, जैसा तुम चाहो। यह सुनकर सीरो के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है, जैसे उसके सपने सच होने वाले हो। फिर गॉड एक क्लिपबोर्ड निकालता है और लिखने लगता है कुछ स्पेशल पावर्स जो वो सीरो को देने वाला है। कुछ मिनट्स बाद टाइम खत्म हो जाता है और एक लाइट के फ्लैश के साथ सीरो को मैटियस के दुनिया में भेज दिया जाता है। जब वो होश में आता है तब देखता है वो एक घने जंगल के बीच में पड़ा है। उसके अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है, एक नई लाइफ, एक नई दुनिया। वो तुरंत उठता है और एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ देर बाद उसे दूर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। पहले तो उसका मन करता है कि वो सीधा वहां पर जाए, लेकिन फिर सोचता है, यार मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, लोग मुझे अजीब समझेंगे और खाना भी नहीं देंगे। तभी उसे याद आता है कि गॉड ने कहा था कि उसके पास एक स्किल है, बूस्टेड स्काउटिंग स्किल, जिससे वो रेयर चीजें या वैल्यूएबल आइटम ढूंढ कर बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। यह सोचकर सीरो एक स्टिक उठाता है और कॉन्फिडेंटली चिल्लाता है, मैजिक एक्टिवेट। पर कुछ भी नहीं होता। अब उसके चेहरे पर टेंशन आ जाती है, कहीं गॉड ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है शायद वो गलत वर्ड बोल रहा था। वो फिर से ट्राई करता है और कहता है सर्च, और बस उसी वक्त उसकी स्काउटिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाती है। पूरे जंगल के जहाँ भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, सबके सब उसके सामने दिखाई देने लगते हैं। सीरो हैरान रह जाता है, ये तो कमाल की एबिलिटी है। वो और भी एक्सपेरिमेंट करता है और एक और स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश करता है जो किसी आइटम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। वो अलग अलग शब्दों को ट्राई करता है और जब वो कहता है स्कैन, तो तुरंत उसके सामने एक विंडो खुल जाती है जहाँ हर एक आइटम का डिटेल लिखा होता है। अब सीरो समझ गया था, इस नए वर्ल्ड में उसके पास एक पावरफुल स्टार्ट है और अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला था। जैसे किसी बुफे में कोई बंदा हर एक डिश ट्राई करता है, वैसे ही सीरो भी जंगल में मिलने वाली हर एक चीज को कलेक्ट कर रहा था। पत्थर, कुछ जादू वाले फ्रूट्स, ग्लोइंग लीव्स, सब कुछ। और फिर अपनी एबिलिटी से उनका लेवल चेक करता है और सारा सामान अपने साइड बैग में डाल देता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल बैग नहीं था, ये एक मैजिकल बैग था जिसमें वो अनलिमिटेड सामान रख सकता था बिना किसी भी लिमिट के। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद सीरो डिसाइड करता है अब टाइम आ गया है विलेज की तरफ निकलने का। सूरज धीरे धीरे होराइजन के नीचे ढल रहा था और गोल्डन लाइट के साथ सीरो फाइनली विलेज के गेट तक पहुंच जाता है। गेट पर एक अकेला गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है जो आधा सोया हुआ था। सीरो उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और वो गार्ड थोड़ा घबरा कर खड़ा हो जाता है क्योंकि सीरो यहाँ सबसे लंबा आदमी था। इस विलेज के लोग सब शॉर्ट हाइट के थे और सीरो को देखते ही उसके दिमाग में एक बात आती है जो था, यहाँ उसे बहुत सारी लड़कियां मिलने वाली हैं। वो गार्ड क्यूरियस होकर पूछता है, तुम स्वॉर्ड्समैन हो या नाइट? लेकिन जब सीरो ने कहा कि वो एक कलेक्टर है, तो गार्ड के चेहरे पर सरप्राइज की भाव आ जाती है क्योंकि इस वर्ल्ड में कलेक्टर बनना बहुत ही रेयर होता है। वो गेट खोलता है और कहता है, विलेज के सेंटर में एक मेन शॉप है, तुम्हारा सामान वहाँ पर अच्छे दाम में बिक जाएगा। सीरो शांति से विलेज में घुसता है और चौड़े रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ता जाता है। लोग दूर से उसे देख रहे थे और सोच रहे होते हैं ये नया आदमी कौन है। लेकिन सीरो बिना रुके मेन शॉप तक जाता है और एक थोड़ा डार्क सा दुकान के अंदर चला जाता है। काउंटर के पीछे एक फ्रेंडली शॉपकीपर खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब क्या बेचना चाहते हो? सीरो अपने बैग से एक स्मूथ ओवल स्टोन निकालता है। शॉपकीपर उसे अच्छे से देखता है और तुरंत कहता है, अरे ये तो एंट हीटर का पूप है, मैंने इतना परफेक्ट सैंपल कभी नहीं देखा। वो एक्साइटेड होकर कहता है, मैं इसे तुमसे 5 सिल्वर कॉइन में खरीद लूंगा। सीरो के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चालू हो जाता है। 5 सिल्वर कॉइन्स मतलब लगभग $350 के बराबर, काफी बड़ा अमाउंट था। शायद तुम लोगों ने भी एक साथ इतने पैसे कभी देखे नहीं होंगे। वो बिना सोचे डील एक्सेप्ट कर लेता है। शॉपकीपर इतना खुश होता है कि बार बार अपने फेस पर वो स्टोन रब करने लगता है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें और कुछ बेचना है? सीरो तुरंत
अपने पूरे जंगल का कलेक्शन टेबल पर रख देता है। वो शॉपकीपर लिटरली शॉक में आ जाता है। इतने सारे हाई क्वालिटी आइटम्स देखकर वो हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसे रेयर चीजों को बेचने के लिए किसी बड़े सिटी में जा सकते थे, फिर यहाँ इतने छोटे विलेज में क्यों आए हो? सीरो जरा भी सोचे बिना झूठ बोल देता है, मैं बस एक ट्रेवलर हूँ, अलग अलग जगह से सामान कलेक्ट करता हूँ। शॉपकीपर उसके टैलेंट को पहचान जाता है और तुरंत उसे एक जॉब ऑफर करता है आईसी माउंटेन के पास कुछ रेयर चीजें कलेक्ट करने का। हाँ, थोड़ा रिस्क भी था क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स मिलने के चांस भी थे। सीरो पहले थोड़ा हेजिटेट होता है। वो सोचता है इतनी जल्दी डेंजरस मिशन पे जाना सही रहेगा क्या, लेकिन जैसे ही शॉपकीपर कहता है पेमेंट होगी 20 ग्रैंड, सीरो के पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। दिन उसके बाद वो हंसते हुए शॉपकीपर को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और विलेज में आराम से घूमते हुए फाइनली वो एक लॉज ढूंढ लेता है जहाँ वो रात के लिए रुक सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, ये वर्ल्ड तो मेरे लिए गोल्ड माइन निकला। सीरो को फाइनली एक कंफर्टेबल रूम मिल जाता है और वो अंदर जाके उस हार्ड बेड पर सीधा गिर जाता है। पूरे दिन के काम से वो पूरा थका हुआ था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, यार काश एक अच्छा सा बात मिल जाता, ये सारी मिट्टी और गंदगी निकल जाती। तभी नॉक नॉक दरवाजा खुलता है और एक यंग लड़की अंदर आती है, एक वुडन टब भरा पानी के साथ, ताकि सीरो अपने आप को साफ कर सके। सीरो उस टब को देखता है और तुरंत बोल पड़ता है, मैं तो हमेशा शावर लेता था, अब इस पानी के टब का क्या करूं? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आपसे काफी बैड स्मेल आ रही है, टॉवल से अपने आप को धो लो, साफ हो जाओगे। सीरो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारे यहाँ शावर नहीं होता क्या? वो लड़की थोड़ा हैरान होकर कहती है, शावर ऐसी चीजें सिर्फ नोबल्स के पास ही होते हैं, आम लोग तो सिर्फ पानी और टॉवल से ही नहाते हैं। सीरो का दिमाग लिटरली उड़ जाता है, यार इतनी बेसिक चीज भी लग्जरी है यहाँ। तब वो लड़की कैजुअली बोलती है, वैसे कुछ मेजेस होते हैं जो अपनी मैजिक से लोगों को नहलवाते हैं, लेकिन पैसे के बदले। यह सुनकर सीरो के दिमाग की बत्ती ऑन हो जाती है। वो उस लड़की को थोड़ा कॉइन और कुछ टिप देकर बाहर भेज देता है और तुरंत दरवाजा बंद करके अपने स्पेल्स प्रैक्टिस करने लगता है। काफी ट्राई करने के बाद फाइनली एक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और सीरो एक तरह का वाटर बेंडर बन जाता है। अब वो अपनी मैजिक से पानी को कंट्रोल कर सकता था। वो खुशी खुशी अपना मच नीडेड बाथ लेता है और फाइनली फ्रेश फील करता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पुरानी दुनिया का वार्म शावर याद आता है। थोड़ा रिलैक्स होकर सीरो बेड पर लेट जाता है और अब सो जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे कल सुबह सुबह नए चीजों को एक्सप्लोर करने भी निकलना था। नेक्स्ट मॉर्निंग सीरो सुबह सुबह उठ जाता है और फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है, कुछ मशरूम्स और नए मटेरियल्स ढूंढने। जंगल के अंदर जाते हुए उसे एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है जो एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। क्यूरियस होकर वो वहाँ जाता है और शॉक हो जाता है जब वो देखता है जमीन पर एक डिकम्पोज्ड लाश पड़ा है। वो डर के मारे पीछे गिर जाता है। फिर वो अपने आप को संभालता है और ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये शायद सिक्योरिटी कॉर्प्स का सोल्जर था जो किसी मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर गया। थोड़ा सोचने के बाद सीरो डिसाइड करता है कि वो इस बॉडी को रिस्पेक्ट के साथ दफनाएगा। वो एक गहरा गड्ढा खोदता है और उस कॉर्प्स को क्वाइटली दफनाता है, फिर उसकी स्वॉर्ड को ग्रेव के ऊपर लगा देता है, एक फॉलन वॉरियर के लिए छोटी सी श्रद्धांजलि। शाम होने लगती है और सीरो डिसाइड करता है कि अब डिनर बना लिया जाए। वो अपने आसपास एक मैजिकल बैरियर क्रिएट करता है ताकि सेफ रहे और जमीन पर बैठकर एक छोटी सी आग जलाता है। फिर अपना पॉट निकालता है और उसमें कुछ वाइल्ड ग्रीन वेजेस और थोड़ा सा मीट डाल देता है। कुछ देर बाद उसका स्ट्यू रेडी हो जाता है और सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में कमाल का होता है। उस दिन की रात बिल्कुल ही परफेक्ट नोट पर खत्म होता है, आग की हल्की वार्मथ, साइलेंट जंगल और एक पीसफुल स्काई के नीचे। अगली सुबह सीरो हंटेड फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है जहाँ हर तरफ डेड ट्रीज, थिक फॉग और इतना अंधेरा होता है कि दिन के उजाले में भी कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता था। सीरो अपना लाइट मैजिक यूज करता है ताकि अंधेरे जंगल के अंदर देख सके। उसे पता था कि ये जगह मॉन्स्टर्स से भरी हुई है, लेकिन जितना वो आसपास देख सकता था वहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं थी। वो चिल करते हुए वैल्यूएबल चीजें कलेक्ट करना शुरू करता है और थोड़ी देर में ही सब कुछ गैदर करके डिसाइड करता है कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। एग्जिट के पास उसे एक रोशनी दिखाई देती है और बिना कुछ सोचे वो उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है, ये जाने बिना कि वो सीधा एक डेंजरस एज की तरफ जा रहा है। एक सेकंड में ही उसके पैर के नीचे के जमीन खिसक जाती है और वो सीधा नीचे गुफा में गिर जाता है। वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन उसका क्विक डिसीजन उसे बचा लेता है। वो तुरंत फ्लाइट मैजिक यूज करता है और अपने आप को हवा के बीच बैलेंस कर लेता है। फिर धीरे से वो जमीन पर लैंड करता है और एक गहरी सांस लेकर रिलीफ फील करता है, ये सोचते हुए कि वो मौत के कितना करीब था। तभी वो डिसाइड करता है कि अब से उसे और सीरियस और केयरफुल रहना होगा। वो फिर से लाइट मैजिक एक्टिव करता है और केव के अंदर एक्सप्लोर करने लगता है और वो सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि पूरा
पूरा एरिया अलग अलग टाइप्स के रेयर मेटल से भरा हुआ था। सीरो तुरंत अपना छोटा सा हैमर निकालता है और माइनिंग स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे रॉक से मेटल्स तोड़ते हुए अपना बैग भर लेता है। कुछ देर बाद उसे एक और क्रिस्टल दूर से दिखाई देता है, पर तभी वहाँ पर एक खतरनाक अर्थक्वेक आया और सीरो समझ जाता है कि यहाँ ज्यादा टाइम रुकना सेफ नहीं है। इसलिए वो जल्दी से अपना फायरबॉल मैजिक यूज करता है और रॉक को ब्लास्ट कर देता है ताकि क्रिस्टल को निकाल सके। और उसके सरप्राइज के लिए ये क्रिस्टल एक मिस्ट्रियल ओर निकलता है, वही जो शॉपकीपर चाहता था। सीरो खुश हो जाता है और उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन एडवेंचर का जुनून उसे अभी भी नहीं छोड़ता। अर्थक्वेक होने के बाद भी वो अंदर की तरफ एक्सप्लोर करना जारी रखता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे टनल के एंड से एक नीली रोशनी दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी में वो उसके पीछे चला जाता है और कुछ ही देर में एक बड़ा सा ओपन एरिया दिखाई देता है, जहाँ ठीक बीच में एक डीप ब्लू लेक चमक रहा होता है। सीरो धीरे धीरे नीचे रॉक्स पर उतरता है और लेक पर अपना स्कैन मैजिक यूज करता है। रिजल्ट आता है एस टायर का मैजिकल वाटर। वो लिटरली शॉक हो जाता है, ये अब तक की सबसे कूलेस्ट डिस्कवरी थी उसके लिए। तब उसके मन में आता है कि इस पानी का थोड़ा सैंपल ले जाया जाए, लेकिन वो सोचता है कि क्या उसके पास ऐसा कोई बड़ा बकेट है इसमें पानी ले जाया जा सके, और अगर है भी तो क्या वो लीक तो नहीं करेगा। और तभी बिना वार्निंग के लेक के अंदर से एक ह्यूज ब्लैक ड्रैगन बाहर निकलता है। पानी चारों तरफ स्प्लैश करता हुआ वो सीरो को पूरा भिगो देता है। ड्रैगन गुस्से में गरजता है, किसने मुझे मेरी गहरी नींद से जगाया। सीरो एक सेकंड के लिए भी रिएक्ट नहीं करता। उसका पूरा एक्सप्रेशन तुरंत अपने पुराने सोल्ले सैलरीमैन मोड में चला जाता है, जैसे ऑफिस में बॉस के सामने होता था। वो सीधा बो डाउन करता है और कहता है, माफ कीजिए, मेरा आपके एरिया में घुसने का इरादा नहीं था। और वो ड्रैगन उसकी हरकत देखकर हंस पड़ता है। उसे ये मजाक लगता है क्योंकि उसने कभी इतना काम इंसान नहीं देखा था। वो पूछता है, तुम आखिर हो कौन? सीरो सीधा कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन वो ड्रैगन तुरंत मना कर देता है, झूठ, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर एक इनक्रेडिबल मैजिक एनर्जी फ्लो कर रही है, लगभग उतनी जितनी मेरे जैसे ड्रैगन्स के अंदर होती है। ड्रैगन सीरो से पूछता है, लड़के क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? उसके हिसाब से सिर्फ कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर इनक्रेडिबल अमाउंट में मैजिक पावर्स हो वही उसकी करंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो आगे कहता है, मेरे पास एक एग है जो इतने टाइम से हैच ही नहीं हो रहा, शायद इसमें तुम मेरी कुछ हेल्प कर पाओ। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं तुझे ये काम फ्री में नहीं करवा रहा। और बस जैसे ही उसके क्लॉज पानी को टच करते हैं, डॉजन्स ऑफ मिस्ट्रियल ओर्स पानी के ऊपर उभर आते हैं, जैसे कोई ट्रेजर साइन कर रहा हो। ये देखते ही सीरो की आंखों में चमक आ जाता है और वो तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेता है। तभी ड्रैगन एक ब्लैक एग निकालता है और सीरो की तरफ उछाल देता है। सीरो उसे पकड़ता है और जैसे ही हार्टबीट महसूस करने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसके दिमाग में आता है, एग्स को तो गर्म रखा जाता है ना, तो वो अपना हीट मैजिक यूज करता है और धीरे धीरे उस एग को वार्म करने लगता है। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। वो एक सीरो के अंदर से एनर्जी सोखने लगता है। सीरो शॉक में आ जाता है, ये क्या स्कैम है? कहीं मैं फिर से मरने तो नहीं वाला? उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा था, उसका सेंस जा रहा था और फिर उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सीरो होश में आता है, वो पानी के अंदर होता है, लेकिन ये पानी सरप्राइजिंगली वार्म होती है और उसके सामने एक और गॉड अपीयर होता है, लेकिन इस बार उसका ब्लैक हेयर था। वो सीरियस टोन में कहता है, सीरो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो इस वर्ल्ड के फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। सीरो घबराकर पूछता है, क्या मैं फिर से मर गया हूँ? इस पर वो गॉड कहता है, अभी नहीं। और बस इतना कहकर वो वैनिश हो जाता है। अचानक सीरो का सेंस वापस आता है। वो डार्कनेस में आंखें खोलता है और तुरंत अपना लाइट मैजिक एक्टिवेट करता है और सामने देखते ही वो शॉक हो जाता है। एक के अंदर से एक बेबी ड्रैगन हैच हो चुका था। बड़ा ड्रैगन खुशी से गरजता है, जबकि छोटा बेबी ड्रैगन अपने पैर संभालते हुए सीरो की तरफ देखकर बोलता है, मुझे एक नाम दो। सीरो बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ता है, बी। बड़ा ड्रैगन थोड़ा हैरान होता है, फिर मुस्कुरा के कहता है, अब से बी तुम्हारे साथ ही रहेगा। सीरो लिटरली शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना रेयर और ब्यूटीफुल क्रिएचर उसके साथ बॉन्ड कर रहा है। और बड़ा ब्लैक ड्रैगन कहता है, तुम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर वो धीरे से पानी के अंदर चला जाता है और सीरो और बी अपनी नई जर्नी एक साथ शुरू करते हैं। बेबी ड्रैगन के जन्म के साथ सीरो की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक नॉर्मल एडवेंचरर से वो एक ड्रैगन टैमर बन गया था, पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे उसे मिलने वाले हैं और भी पावरफुल क्रिएचर्स और सीक्रेट्स जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और दोस्तों, यही था हमारा इस एनिमे का पहला एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ सीरो और बी की जर्नी एक नए एडवेंचर के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।